आपको खुद की आईडी लानी होगी, किसी भी हाल में गेस्ट आईडी से ज़्यादा टाइम मैं एडमिट नहीं दूंगा। कल्पना बघेल, सुन रहे हो आप? हाँ सर, मैं आ जाऊंगी स्कूल में तब करवा लूंगी। ठीक है। चलिए, तो हम कुलॉम का नियम देख चुके हैं और आज उसका सदिश स्वरूप देखेंगे। ठीक है। दोनों ही प्रश्न व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो दो दो नंबर के हैं। ठीक है। तो कुलॉम के नियम का सदिश स्वरूप परिभाषित करें, ऐसा सवाल 2 नंबर का आ सकता है। तो लिखना शुरू करते हैं। कुलॉम के नियम का सदिश स्वरूप सिद्ध करें, या ऐसा भी आता है परिभाषित करें। ओके, चल। तो कुलॉम के नियम का सदिश स्वरूप चाहिए हमें। समस्या क्या है ये देख लो पहले तो। ठीक है। समस्या नंबर 1 कि ये केवल स्थिर चार्जों के लिए ही या स्थिर आवेशों के लिए ही लागू किया जा सकता है। अगर याद ना हो तो मैं आपको फिर से एक बार नियम दिखा देता हूं, जिसके हमने अंदर साफ लिखा है कि दो स्थिर चार्ज यानी ये दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम इस नियम द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो शायद आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये स्थिर लिखा हुआ है। तो ये एक समस्या है कि यदि आवेश गतिमान है तो ये नियम काम नहीं करेगा, या इतने ढंग से काम नहीं देगा, या इतने सटीक तरीके से काम नहीं देगा जितना आपको चाहिए। बराबर। समस्या नंबर 1। दूसरा, ये बल आकर्षित एवं अपकर्षी दोनों ही प्रकार का होता है, क्योंकि आवेश हमारे पास धन ऋण दोनों ही प्रकार के हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम नियम लिख देंगे यहां पे, कुलॉम का नियम है। कौन? ध्रुव? ध्रुव नीचे जैसे क्या है? पहले कूलॉम का नियम, बराबर। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ देता हूं। अब आप लिख सकते हो, दो स्थिर आवेशों के बीच। इसका मतलब आपको खुद लिखना है, मेरी तरह करना नहीं है नोटबुक में। ठीक है, लिख लोगे ना आगे से? हाँ सर। ओके सर। ठीक है। चले, तो ये तो सवाल हो गया हमारा, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं।
दो आवेश Q1 तथा Q2 बराबर, जो R दूरी पर रखे हैं या R दूरी पर है, ठीक है, उनके मध्य बल गाणितिक स्वरूप से निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, समीकरण बहुत आसान है जैसा हम जानते हैं, ठीक है। समीकरण हम क्या लिख देंगे, तो F बराबर डायरेक्टली K Q1 Q2 बट्टे R², समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमें तो सदिश स्वरूप चाहिए, और सदिश स्वरूप में समस्या क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं देखना ध्यान से, ये है आपका आवेश नंबर 1 Q1, ये है आवेश नंबर 2 Q2, ठीक है। इनके बीच कौन कौन सा बल लग सकता है, तो जैसे उसके प्रकार होंगे वैसे बल लग सकता है। मान लीजिए दोनों धन है तो अपकर्षी बल लगेगा, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं हम। इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या बल लगेगा, ओके। तो ये है अपकर्षी बल। ये कौन सा बल है, अपकर्षी बल। कब लगेगा भाई, यदि दोनों धन है या दोनों ऋण है तब, सही है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसे एक बिंदु से इस बना देते हैं इसे, ये एक, और सेम यहां से ये हो गया दूसरा। नाम प्रदान कर देते हैं, जैसे ये उद्गम बिंदु O है, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2, ठीक। अब उनके मध्य जो बल लग रहा है उसका नाम भी देना है। तो जैसे ये बल लग रहा है उसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पर किस पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, जैसे इस आवेश पर धक्का लग रहा है इस प्रकार, इस दिशा में, बराबर। तो कौन लगा रहा है, तो कई बोले Q1 आवेश लगा रहा है, बराबर। और किस पर लग रहा है, तो Q2 आवेश पर लग रहा है। तो जिस पर लगता है बल वो पहले लिखा जाता है और जो लगाता है वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। पता चला बच्चों, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। का अर्थ है दूसरे आवेश पर बल लग रहा है और पहला आवेश लगा रहा है। चले, उसी प्रकार यहाँ पे जो धक्का लग रहा है या ये बल की दिशा जो है, ये वाले आवेश पर जो बल लग रहा है वो कौन लगा रहा है, तो Q2 आवेश लगा रहा है। किस पर लग रहा है, तो Q1 आवेश पर लग रहा है। तो उसी प्रकार F12 यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। अब ये तो अपकर्षी बल है तो समझ में भी आता है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा अपकर्षी ही बल हो, ठीक है।
और दूसरी एक चीज जो यहाँ आवश्यक है उसके लिए मैंने इसे मिटा दिया है, यहाँ से लेकर ये जो दूरी है उसे भी हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, वो आपको कैसे मिल सकती है, तो वो आपको कैसे मिल सकती है R2 माइनस R1 या मोड में R1 माइनस R2 से मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी इसे हटा देते हैं, इसको क्या कहेंगे हम वो बाद में लिखते हैं। पर इसी का दूसरा प्रकार जो मुमकिन है उसे हम लिखते हैं पहले, बराबर। तो क्या इससे हो सकता है, देखते हैं। नहीं, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बन रही है यहाँ पर। चलिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये बल कौन सा है। मैं ये कौन सा लिखूंगा F, ये यहाँ पे आवेश बता देता हूँ। ये रहा एक आवेश आपका, दूसरा ये है, और उसी प्रकार ये उद्गम बिंदु O है ना। ये है आपका Q1, ये है आपका Q2। चलिए बताइए इस बल का नाम मैं क्या लिखूंगा बच्चों? आकर्षी बल F12। बिल्कुल सही, F12। और उसी प्रकार ये वाला बल आएगा F21। ठीक है, दोनों में अंतर आप देख सकते हो कि हमने न तो आवेश बदले हैं न दूरी बदली है, केवल प्रकार बदल दिया खाली। मान लीजिए यहाँ पे पहले धनात्मक दोनों 1 कूलम आवेश रखे थे, और अब यहाँ पे एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक आवेश 1 कूलम रखा है। दूरी भी नहीं बदली है, परंतु ये साफ है कि एक बार यानी कि यहाँ पर अपकर्षी बल लगेगा और यहाँ पे आकर्षी बल लगेगा। मान समान होगा परंतु दिशाएं पलट जाएंगी। ठीक है, इसी आवेश पर लगने वाला बल पहले कौन सी दिशा में था? इस दिशा में था। अब कहाँ लग रहा है? इस दिशा में। मूल्य नहीं बदला है, केवल क्या परिवर्तित हो गया है? दिशा परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो हमें दिखाना पड़ेगा या परिभाषित करना पड़ेगा। चलिए तो यहां पे लिख देते हैं कि Q1 Q2 इज लेस देन 0। ठीक है, कोई भी आवेश होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, तो उसका गुणा करोगे तो आपके पास उत्तर ऋण ही आएगा। उसका मतलब वो शून्य से कम है, बराबर। तो वो क्या बल या वो क्या प्रदर्शित करेगा? आकर्षी बल। लिखेंगे Q1 Q2 लेस देन 0, आकर्षी बल प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहां पर Q1 Q2
आपका धनात्मक यानी ग्रेटर देन 0 क्या दिखाएगा? अपकर्षी बल दिखाएगा। चले तो अब इस चीजों को हम यहां पे प्रदर्शित करेंगे। अब आगे लिखते हैं। तो चित्र अनुसार यदि पहले कंडीशन दे देंगे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो प्रथम आवेश Q1 पर Q2 द्वारा या दूसरा आवेश Q2 द्वारा, ऐसा भी लिख सकते हो, प्रस्थापित बल का सदिश समीकरण अब हम सदिश समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा। F वन टू बराबर के भी लिख सकते हो, 1/4πε0 भी लिख सकते हो। ठीक है, Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R12 का हेड। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, इसके प्रत्येक पद को हम समझेंगे। पहले क्या कहता है ये बल, आधा मैं आपको समझा चुका हूं कि इसे क्या कहा जाएगा। इसे बॉक्स में रख देते हैं पहले। समीकरण नंबर 1 हो गया है हमारा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रत्येक चीजों को बारी बारी से। पहले तो R12 क्या है ये लिखेंगे। ठीक है, या R12 सदिश का अर्थ क्या है ये लिखते हैं। R12 सदिश बराबर R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, जो दो आवेशों के मध्य दूरी प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तो R12 हेड क्या है अब उसके बारे में लिखेंगे। R12 हेड, उसका समीकरण लिखते हैं पहले। दैट इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 सदिश बटे मोड R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे लिखेंगे कि जो बल की दिशा का एकांक सदिश है। ठीक है, जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर है। भाई पता चला, खास यहां पे गलती से Q1 से Q2 ना हो जाए, ये आपको ध्यान देना है।
ये है आपका Q2 से Q1, देख रहे हो ना? कैसे चित्र में मैं समझा देता हूं आपको। चलिए, हमने किसका समीकरण लिखा? फिलहाल इसका समीकरण लिखा है, ठीक है, F12। तो मैं आप ये बल की जो दिशा है, मैं यहाँ से अगर खींचूं तो ये है इसके द्वारा लगाया बल। तो आप देख सकते हो ये दिशा कहाँ से शुरू हो रही है? Q2 से शुरू हो रही है और जा कौन से ओर हो रही है? Q1 की ओर जा रही है। उसी प्रकार F21 लिखेंगे। अगर आप F21 का समीकरण लिखते तो आपको दिशा दिखानी होती Q1 से Q2 की ओर, इस प्रकार धक्का लगा रही है, ठीक है। तो ये दिशा लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना, गलत ना लिख दो आप, या Q1 से Q2 ना हो जाए ये दिशा, और ये दिशा नहीं होती है तो नंबर अवश्य कटते हैं, क्योंकि दिशा का महत्व है, क्योंकि सदिश समीकरण हम यहाँ पे परिभाषित कर रहे हैं, और सदिश का अर्थ ही होता है कि प्रत्येक की दिशा ढंग से परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप सो के समझ में आ रहा होगा। चलिए, छोटा तो नहीं लग रहा है ना? क्लियर दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप के दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बराबर। अब जो हमने चित्र में लिखा था उसे लिखेंगे फिर से, के यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो दोनों आवेश के बीच कौन सा बल लगेगा? अपकर्षी। अपकर्षण। अपकर्षी बल लगेगा। उसका अर्थ क्या हुआ? F12 बोलो, F21 बोलो, कुछ भी बोलो, F ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बराबर। परंतु यदि एक धन एवं एक ऋण है, यानी कि Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो दो आवेशों के मध्य आकर्षी बल लगेगा। ठीक है, यानी कि F लेस देन 0 मिलेगा। तो यहां पे दोनों आवेश धनात्मक लेकर हमने दिशा के साथ समीकरण लिख दिया, परंतु मान लीजिए अब एक आवेश धन और एक आवेश ऋण है, तो क्या होगा, इसकी बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ बोल भाई, ऊपर 33 नंबर में लेक्चर चालू है। हाँ हुआ तो बोलना भाई। कहो आधा 250 नंबर तने नहीं आवड़તું? આધામાં લેક્ચર પર એક આવતા ભલે ભલે વાંધો નહીં. હા, એ સારું. चलिए, तो यहां पे हमने देखा कि आवेश धनात्मक है, सॉरी, बल का मान धन है या ऋण है वो मैटर करता है, ठीक है। तो हमने उसे यहां पे परिभाषित किया, F इज ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक है, या
F ऋणात्मक है। अब हम न तो दूरी बदलने वाले हैं न तो आवेश बदलने वाले हैं, है ना। हम केवल क्या बदलने वाले हैं, आवेशों का प्रकार। इसके लिए हमने ये परिभाषित कर दिया और चित्र में हमने दिखा दिया कि बल की दिशा पलट जाएगी। अब दिशा पलट जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सवाल ये होता है, बराबर। बल का मान समान लगेगा। देखिए जैसे कि ये कूलॉम आवेश है और दूसरा 2 कूलॉम आवेश है, बराबर। पहले हमने उनके बीच बल का मान निकाल लिया। अब हमने क्या कर दिया, इसे -1 कूलॉम कर दिया, बराबर। तो अब दोनों के बीच में लगने वाला बल यानी कि मानांक में मैं F12 करूंगा, बराबर। तो ये बल का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो धन परिवर्तित हो जाएगा, धन में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं पहले जब दोनों धनात्मक थे तब निकालूं और एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक निकालूं, तो दोनों का मान तो क्या आएगा, समान ही आएगा, बराबर। ये हमें पता है कि यदि मानांक नहीं देते तो एक बार उत्तर क्या आता, धन आता, ठीक है, और दूसरी बार उत्तर क्या आता, ऋण आता। पर दोनों को मानांक में दे देते हैं तो दोनों का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अब ये करना है तो गणितिक स्वरूप मुझे क्या बदलाव करना पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें लेनी है। मैं विशाल नो फोन आयो तो मैं भाई मां तो लेक्चर चालू है, हमारा तो मेल नहीं आयो, पद से लाइक। चल तो अब लिखते हैं, मैं गाणितिक समीकरण लिख रहा हूं। R12 hat is equals to माइनस R21 hat, एक ये चीज, तथा R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस R21 वेक्टर। चलिए इतना लिख के ही वैसे तो काम बन जाता है, बराबर। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं कि क्या होता है, बराबर। ध्यान से समझना, ये समीकरण तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, R12 हैट, R12 हैट, उसका समीकरण बनता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर भाग मानांक में R1 माइनस R2 वेक्टर। अब उसी प्रकार R21 का बताओ उत्तर क्या होगा बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपन में मॉडुलस में आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। बिल्कुल सही। चलिए अब मुझे इन दोनों को समान बनाना है, यदि तो क्या बदलाव करना पड़ेगा ये समझना है। जैसे यहाँ तो मॉड्यूलस है हर में, इधर इधर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आपस में पलट लो, ऋण निशानी लगेगी तो भी वो कट जाएगी। सहमत है सारे विद्यार्थी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए हाँ, तो सर। मैं एक चीज पलट देता हूं यहाँ पे, R21 वेक्टर में मानांक के कारण मैं R1 माइनस R2 लिखूं या R2 माइनस R1 लिखूं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए तो पहले हम यहाँ पे कर देते हैं इसको R1 माइनस R2। चलिए हर इसके जैसा बन गया है ना यहाँ पर देखिए अब मैं अंश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे R1 माइनस R2 है और यहाँ R2 माइनस R1 है। मुझे इसके जैसा लिखना है तो वैसे मेरा काम नहीं चलता है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, R1 माइनस R2 लिख तो देता हूँ ब्रैकेट बना के और बाहर ऋण निशानी रख देता हूँ, बराबर। तो क्या हो जाएगा, इसके जैसा दिखने भी लगेगा, R1 माइनस R2 दिखना भी लगा और गाणितिक असमानताएं पैदा नहीं होगी, बराबर। तो ये आ गया ऋण चिन्ह। अब मैं दोनों साइड ऋण चिन्ह से गुणा कर देता हूं, तो ये लग गया मेरा ऋण चिन्ह इधर और यहाँ पे ऋण ऋण हो गया धन।
अब देखिए ये दोनों समान बन गई, ये और ये दोनों बन गए समान, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड अंतर क्या आया, जो मैंने लिखा वही, R12 हेड इज इक्वल टू माइनस R21 हेड। ठीक है, पता चला कैसे लिखते हैं इसे। हाँ चलिए, सर। आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपका पॉइंट कि ये कैसे आया है। हाँ सर। चले, किताब में केवल लिख के दे दिया है, समझाया नहीं है क्यों आया कैसे आया। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट कर दिया है कि ये किस प्रकार लिखा गया है ना। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, तो दिशा पलट गई है, हमने बदलाव क्या किया है हमारे में, तो हमने केवल उतना ही बदलाव किया है कि पहले बल धन था, अब ऋण है, बस, और कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। तो समीकरण 1 में अनुसार लिखना पड़ेगा। अब यदि f लेस देन 0 है तो क्या होगा, F21, अर्थात क्या करेंगे हम, दूसरे आवेश पर प्रथम द्वारा लगने वाला बल क्या बोलेंगे हम, F21। सही है, दूसरे आवेश पर प्रथम द्वारा लगने वाला बल किससे परिभाषित किया जाएगा, F21। ठीक है, अब इसका समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे में R21 R21 हेड। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा दूसरे वाला तैयार हो गया। इसे बॉक्स में रख देते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों में फर्क कितना है केवल, तो अंतर केवल यहां पे पड़ता है, इस जगह पे, बराबर। तो अब दोनों को समीकरण समान कर दे अगर, ठीक है, सो देयरफॉर समीकरण 1 एवं 2 पर से क्या कह सकते हैं हम, F12 बराबर माइनस F21। क्यों ऐसा आएगा, चलिए देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। जैसा अभी मैंने समझाया कि फर्क किधर पड़ेगा, केवल यहां पे। समीकरण 1 में लिख रहा हूं, समीकरण 1 और 2 में अंतर क्या है, समीकरण 1 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है, Q1 Q2 वहां भी है, यहाँ भी है, बट्टे में वहां पर क्या है, R12 स्क्वायर है, यहाँ क्या है, R21 स्क्वायर है। अब आप 1-2 करो कि 2-1 करो, माइनस भी आएगा यदि, पर माइनस का वर्ग तो धन ही हो जाएगा, तो उससे कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे R12 स्क्वायर, समस्या खत्म। पर यहाँ पे समस्या अवश्य आ सकती है, यहाँ क्या हो जाएगा,
R12 हैट है, वहां पे क्या है, R12 हैट है, और मुझे 21 लिखना होगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, माइनस निशानी देनी पड़ेगी, बराबर। तो ये हो गया F12, बराबर। तो एक्स्ट्रा क्या आया, तो यहाँ पे ऋण निशानी एक्स्ट्रा है, बराबर। तो दोनों ऋण निशानी दे देंगे, यहाँ पे भी दे देंगे, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों समीकरण समान हो गए, F12 भी और F21 भी, बराबर। तो अब इस प्रकार ये समीकरण हमने यहाँ पे लिखा है, और इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बल लगा हुआ है वो कैसा है, बड़ी समस्या है। चलिए, सो देयरफॉर F12 सदिश बराबर F माइनस F21 सदिश, तथा मोड ऑफ F12 सदिश इक्वल्स टू मोड ऑफ 21 सदिश, बराबर है। चलिए, अगर ऐसा होता है तो उसका अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं, और उससे आपकी थियरी की इंप्रेशन बढ़ जाती है, बराबर। अंतिम वाक्य यदि लिख देते हो तो ये वाला, यह समीकरण से हम कह सकते हैं कि विद्युतीय बल या दो आवेशों के मध्य विद्युतीय बल कैसा है, तो संरक्षी बल है। तो ये हो गया आपका कूलोम के नियम का सदिश स्वरूप तैयार, ठीक है। अब संपातीकरण का सिद्धांत पढ़ लेते हैं साथ साथ में, बड़ा आसान है, क्योंकि सदिश के नियम के साथ वो भी समझना जरूरी है, जिससे पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, तो अब लिखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या संपातीकरण का सिद्धांत। बताइए क्यों धीमा चल रहा है। मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे उसकी विशिष्टता। देखिए, कूलोम का नियम, या ऐसा कह सकते हैं कि विद्युतीय जो बल है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए ये अकेला आवेश है, अब दूसरा आवेश इसके नजदीक आता है तो इनके मध्य बल लगना शुरू हो जाएगा। आकर्षीय अपकर्षीय उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये आवेश नंबर 1, आवेश नंबर 2, दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करने लगे। अब मान लीजिए तीसरा आवेश आ गया, तो ये दोनों आवेश उस पर भी बल लगाना शुरू करेंगे और ये आवेश उन दोनों पर बल लगाना शुरू करेगा। परंतु ये बल लगाने के वजह से इस दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चौथा आवेश भी आ गया,
तो चौथा आवेश इन तीनों पर बल लगाएगा, पर उसकी वजह से अगले जो बल लग रहे थे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी विशिष्टता है तो ही उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, अध्यारोपण का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रत्येक बल क्या है, व्यक्तिगत बल स्वतंत्र है अन्य की उपस्थिति से। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं कि दो आवेशों के मध्य विद्युतीय बल या कूलोम्बियन बल, कूलोम्बियन फोर्स, तीसरे आवेश की बल का मान लिखते हैं तो और सटीक हो जाएगा। आजा मान अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इस सिद्धांत अनुसार हम अब ये परिभाषा लिखेंगे। बड़ा पेचीदा है आज। तो दो से अधिक आवेशों के निकाय पर, किसकी बात कर रहे हैं हम, दो से अधिक यानी 3, 4, 5, 6 या कितने भी आवेश हैं, ऐसे निकाय की बात कर रहे हैं हम। यानी कि दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल ठीक है कितना होगा, तो प्रत्येक आवेश द्वारा सदिश योग जितना होगा। आप प्रत्येक नहीं लिखो तो व्यक्तिगत भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर व्यक्तिगत आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग जितना होता है। इस विधान को क्या कहा जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं जिसका उत्तर बड़ा आसान है, आप उसका उत्तर दोगे। अध्यारोपण को हम किस प्रकार समझ सकते हैं ये देखिए।
मान लीजिए ये एक निकाय है और उस पर दो बल लग रहे हैं, F1 बराबर 5 न्यूटन और F2 बराबर भी 5 न्यूटन बल लग रहा है। तो इस निकाय पर कितना कुल बल लग रहा है, बराबर, मैं आपको पूछूंगा कि कितना बल लगेगा। चलिए उत्तर क्या आएगा? न्यूटन। चलिए फिर से, एक निकाय है, इस पर दो बल लग रहे हैं, दोनों के मान समान है 5 न्यूटन, तो कुल कितना बल लगेगा? सर इसकी दिशा तो बताइए सर। बिल्कुल सही उत्तर। बिना दिशा के उत्तर देना बेवकूफी होगी। हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हो, बराबर, हो सकता है दोनों किसी एक निश्चित कोण पर लग रहे हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिशा बता देता हूं। चलिए, जो हमारा निकाय था उस पर बल लगने की दिशा आपने मांगी, मैंने आपको ये दिशा दे दी है। चलिए अब उत्तर क्या आएगा? जीरो जीरो न्यूटन। जीरो जीरो न्यूटन। F बराबर 0 आएगा, आपने बता दिया। 0 न्यूटन। कैसे 0 आया मुझे ये जानना है, तो आप ऐसा कहोगे कि सर दोनों की दिशा विपरीत है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई एक को 5 देना पड़ेगा प्लस और एक को देना पड़ेगा 5 माइनस, यानी कि एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक निशानी देनी पड़ेगी, तब जाके कुल उत्तर 0 आएगा। तो आपने ये जो योग किया ये सदिश योग हो गया, ठीक है। दो निकायों के लिए बड़ा आसान है, तो आपने लिख दिया फटाक करके कि भाई F1 माइनस F2 हो जाएगा तो और टोटल 0 हो जाएगा। पर F1 माइनस F2 आया कैसे? तो भाई यहाँ पे हमने सदिश योग का इस्तेमाल किया हुआ है और एक को धन और दूसरे को ऋण दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब हम एक व्यापक स्वरूप में गणित का इस्तेमाल करके लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अब एक निकाय ले लेते हैं जिसके अंदर ढेर सारे आवेश है और किसी एक आवेश पर कितना बल लगेगा उसका एक सामान्य समीकरण बना देते हैं, ठीक है। आजा आजा आजा। तो लिखेंगे n आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर 5 मिनट लगेगी बच्चों, कुल बल का समीकरण। ठीक है, अब आप बताओगे कि कौन से आवेश पर मैं बल कैलकुलेट करूं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये प्रथम आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये तीसरा आवेश है, यहाँ पे कहीं चौथा आवेश है और उसी प्रकार कुल मिला के ये nवां आवेश है, बराबर। आप बताओ कि मैं किस पर कुल बल ज्ञात करूं। चलो बताओ फटाफट। एन वाले Q1 पर, Q2 पर, किस पर ज्ञात करूं कुल बल, बताओ।
कोई उत्तर नहीं। वेरी गुड। आवाज नहीं आई कोई। जैसे ये एक आवेश हो गया, ठीक है। हेलो, ऊपर चालू लेक्चर, बस आपको टॉपिक पता है तो पता है। ना बोले बोले हम आओ पाँच के। थोड़ा सा नीचा ला देंगे जिससे साफ साफ दिखाई है ना। चलिए, तो ये किसी एक उद्गम बिंदु से ये सारे के सारे आवेशों का मैंने क्या दे दिया, अंतर दे दिया। ये मान लेते हैं किसी उद्गम बिंदु O है, ठीक है। और यहाँ पे ये आवेश लगा दिया हमने। आवेशों का नाम दे देते हैं, ठीक है। बोलिए किस पर ज्ञात करना है बल? तो आप तो नहीं बता रहे, तो मैं अपने मर्जी से ले लेता हूं। मैं बल ज्ञात करूंगा Q2 पर। ये रहा आवेश मेरा Q2, है ना। ये है Q1 और ये है मेरा Q3 और ये हो गया मेरा Qn nवा आवेश और ये है मेरा Q4। और प्रत्येक बल का उद्गम बिंदु से अंतर सदिश द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसे भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो ये हो गया R1 सदिश, ये हो गया मेरा R2 सदिश, R3 सदिश, ठीक है, R4 सदिश और ये हो गया Rn सदिश। किताब के जैसा मैच करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। जिसके पर आप बल ज्ञात करने वाले हो, है ना, उसको क्या करो, केवल R से प्रदर्शित कर दो। अरे यार, तो यहां पे अब मैं लिख दूंगा ये हो गया R सदिश, ठीक है। तो अब देखिए कि इन दोनों के मध्य बल लगने वाला है। किन दोनों के? प्रत्येक आवेशों के मध्य बल लगने वाला है ना। तो मान लीजिए कि इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इन दोनों को जोड़ देंगे और ये हो गया इसकी दिशा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम, ये कौन सा बल है, तो कि भाई ये F21 बल है। किस पर लग रहा है? दूसरे पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अन्य आवेश का भी बल लिखेंगे हम। चले, तो यहां से शुरू होके ये बल कुछ इस प्रकार लगेगा। ये कौन सा बल है? तो लग किस पर रहा है? दूसरे पर ही लग रहा है। कौन लगा रहा है? 3 नंबर का आवेश लगा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार चौथे नंबर के आवेश का भी बल लगेगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार लगा बता देंगे हम इसे, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे? तो कि भाई F24 देंगे, बराबर। वैसे ही nवा आवेश भी उस पर बल लगाएगा।
ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम F2N। और मान लेते हैं कि इन सब का परिणामी बल जो आ रहा है उसका थोड़ा रंग बदल देते हैं जिससे साफ दिखाई दे। ये रहा। ये क्या है? ग्रीन कलर से मैंने जो बताया बच्चों, F2 यानी कि परिणामी बल है। ये परिणामी बल का अर्थ है कि सारे आवेशों ने मिलकर इस पर जितना बल लगाया ये है। और ये क्या है? व्यक्तिगत बल है। चलो इतना पता चल गया बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना बताओ फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए समय 5 मिनट उत्तर हो ज्यादा हो गया है वैसे भी। किसका लेक्चर है पीछे? इंग्लिश इंग्लिश का। इंग्लिश का। इंग्लिश का है। इंग्लिश का ही होता है हर बार। चलिए कोई नहीं, तो एक समीकरण लिख देता हूं, बाकी का अगले लेक्चर में हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आपको कुल बल ज्ञात करना है तो समीकरण क्या बनेगा ये देख लो। तो मुझे दूसरे आवेश पर बल ज्ञात करना है। मैंने लिखा यहाँ पर दूसरे आवेश पर मुझे बल ज्ञात करना है, तो उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो F2 लिखूंगा मैं। तो F2 बराबर क्या होगा? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाय 1 F21। F22 आएगा, खुद पर वो बल लगाएगा नहीं, तो अब आएगा F23 प्लस F24, और उसी प्रकार जितने भी आवेश होंगे वो सब जुड़ते हुए चला जाएगा F2N पर। ठीक है, पता चला बच्चों? इन सब का समीकरण लिख देना है। तो F21 का समीकरण क्या आएगा, कौन बता सकता है? दैट इज इक्वल्स टू, ये सब में कॉमन आएगा, आप जानते हो उसको, मैं बाहर लिख देता हूं। तो Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर इंटू R21 हेड। इसका 2-3 का समीकरण कौन बताएगा? उसी प्रकार किसे आएगा, बोलो तो? सर Q1 Q2 अपॉन R23 इंटू R2 फिर से Q1 इंटू Q2। नहीं, यहाँ पे जो नाम लिखा होता है सर देना है आपको। 2-3 लिखा है तो उसका मतलब आएगा Q2 Q3। पति जाए, बस 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट। Q2 Q3, यहाँ पे जो आवेशों के नाम लिखे हैं वही आना है यहाँ पे, बराबर? ये तो बाहर निकल गया। Q2 Q3 बट्टे में R23 स्क्वायर R23 हेड। चलो उसी प्रकार 24 का बताओ, कौन बताएगा? सर Q2 Q4। बिल्कुल, Q2 Q4 डिवाइडेड बाय अपॉन में R24 स्क्वायर। बिल्कुल, और R24 का कैप। बिल्कुल सही, R24 का हेड। अब अंतिम में परिणाम लिखता हूं तो उसी प्रकार ये जोड़ चलता जाएगा और अंत में समीकरण आएगा कि बाहर निकल गया आपका, तो Q2 QN बटे R2N का स्क्वायर, ठीक है, और R2N का हेड। तो R21 का कैप। अब इसमें से Q2 निकाल लेना खाली बाहर, और जो समीकरण बचता है वो खुद लिख लेना, बराबर? खाली इसमें से क्या कॉमन आएगा? Q2 कॉमन आएगा, वो निकाल लेना और ये खुद लिख लेना।
बराबर। और सिग्मा वाला समीकरण में नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा और वहीं से हम आगे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ में अभी याद करके भेज देता हूं और आई होप कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, मजा भी आई होगी। मजा उन्हीं को आती है जो इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, आगे का ध्यान देते हैं, बराबर। चलिए, तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। अब आप इंग्लिश के लेक्चर में आप जुड़ सकते हो, आप अपने लेक्चर में जा सकते हो, ठीक है।